अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रोग्रामिंग की क्लास में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आउटलाइन में वो है फंक्शन। तो हम देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या होते हैं और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो फंक्शन ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो उसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उन स्टेटमेंट का कोई खास पर्पज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी तक आपने कोई फंक्शन देखा है तो वो हम कह सकते हैं कि आपने वाइड मेन फंक्शन देखा हुआ है। अब इस फंक्शन के अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई वेरिएबल इनपुट करना है, फिर उसको डिस्प्ले करवाना है, तो आप उस तरह कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो इसके अंदर लिखते हो। तो इसलिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी फंक्शन के अंदर हम कुछ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो स्टेटमेंट्स एक खास टास्क परफॉर्म करेंगी। फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है? फंक्शन प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी टू द प्रोग्राम्स। फंक्शंस की मदद से, मॉड्यूलरिटी कहते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स को। ओके अगर हम अपना कोई फंक्शन बना लेते हैं, अगर हम तो एक्चुअली होता है क्या है, हम अपने प्रोग्राम को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिस्प्ले कर मतलब स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं आपके प्रोग्राम में एक मॉड्यूल इनपुट का होता है। ओके यहाँ पर आप कुछ इनपुट कर लो, फिर आपका एक मॉड्यूल प्रोसेसिंग का होता है, यहाँ पर आप कुछ फार्मूला वगैरह लगा लो। फॉर एग्जांपल आप जो भी सॉल्व करना चाह रहे हो। फिर आपका एक मॉड्यूल जो है वो आउटपुट का होता है, यहाँ पर आप जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सीन स्टेटमेंट्स कुछ लिख लें, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा ली है। फॉर एग्जांपल आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। इस तरह आ जाता है हमारे पास आगे प्रोसेसिंग वाला। प्रोसेसिंग वाले में फॉर एग्जांपल आपने कोई फार्मूला लगाया, यानी प्रोसेसिंग होता है ना जो एक्चुअल आप काम करना चाहते हो। और आउटपुट वाले में आप जो भी डिस्प्ले करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप A+B का रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो वो आप आउटपुट वाले मॉड्यूल में लिख सकते हो। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करोगे। अब आप कहोगे कि हम तो अपने प्रोग्राम में कोई इनपुट का फंक्शन, कोई प्रोसेसिंग का फंक्शन, कोई आउटपुट का फंक्शन नहीं बनाते। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह हम हर काम के लिए सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स बना सकते हैं और फिर उन मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम जो होता है वो स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम फंक्शंस कहते हैं। यानी ये जो मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं इनको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अब ये मॉड्यूल्स बनाने का फ़ायदा क्या है हमें? यहाँ पे मैंने कुछ एडवांटेजेस लिखे हैं, जिसमें पहला एडवांटेज ये है कि ईजियर टू कोड। अगर तो आप अपने प्रोग्राम में फंक्शंस का इस्तेमाल करते हो तो आपको कोडिंग करना जो है वो समहाउ आसान हो जाती है। अब किस तरह आसान होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल डेली आके हम आपको क्लास में लेक्चर देते हैं। अब ये है कि आपने एक दिन लेक्चर लिया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको वो टॉपिक भूल जाता है या आपको समझ नहीं लगती कि टीचर ने क्लास में क्या बताया था। तो अगर हम फंक्शन बना लें, फंक्शन बनाने का अच्छा एक तो हमें पता कैसे लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो या लफ्ज़ जो है वो फंक्शन है कि नहीं। मतलब नॉर्मली जो कह लें ना, एक तरह से शॉर्टकट है वो ये है कि फंक्शन के अगर किसी लफ्ज़ के आगे पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो फिर वो कोई सिंपल वेरिएबल नहीं है बल्कि वो एक फंक्शन है। ओके अब मैं बात कर रही थी कि अगर क्लास में आपको लेक्चर देते हैं और आपको 2 या 3 दिन बाद वो टॉपिक भूल जाता है और आपको समझ नहीं आती कि हमने वो किस तरह करना था, तो हम क्या करेंगे, हम एक लेक्चर का फंक्शन बना लेंगे। ओके उसमें क्या होगा, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी आपने पढ़े हैं फॉर एग्जांपल, उन सब की वीडियोस हमने क्या कर दी, रिकॉर्ड करके रख दी। अब अगर आपको पहले तो अगर हमने फंक्शन नहीं बनाया हुआ, फिर आप क्या आते हो, एक स्टूडेंट आता है वो आके कहता है टीचर को या कि ये आपने जो टॉपिक समझाया था ये मुझे भूल गया है या मुझे इसकी समझ नहीं आई, मुझे दोबारा से बता दें। अब टीचर उसको दोबारा समझाएगा।
2 दिन बाद दूसरा स्टूडेंट आता है, वो आके कहेगा कि मुझे दोबारा बता दें, फिर टीचर उसको समझाएगा। फिर कोई एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है मुझे ये टॉपिक समझा दें, टीचर फिर समझाएगा। तो सम हाउ ना ये कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि बात एक ही है और हम उसको बार बार कर रहे हैं, तो टाइम तो हमारा ज़्यादा लग रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि अपना टाइम सेव करने के लिए हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो जब जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट मेरे पास आके कहता है, वो आके अगर मुझे कहे कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक की समझ नहीं आई, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर DLD का एक फ़ंक्शन बना लेती हूँ, जिसमें DLD के जितने टॉपिक हैं वो सारे रख दिए। ओके, इसी तरह अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का एक फ़ंक्शन बना लिया, उसमें जितने टॉपिक पढ़ाए वो सारे रख दिए। तो जब जब आपको किसी टॉपिक को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सिंपली क्या करोगे, उस फंक्शन को यूज़ करोगे। यानी आप एक तरह से फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो कि आप उस फोल्डर को ओपन करोगे और उसके अंदर जितने भी लेक्चर हैं वो सारे आप लेक्चर दोबारा से सुन लोगे। यूँ टीचर को भी दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा और आपको भी बार बार टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सिंपली आपके पास एक फ़ोल्डर मौजूद होगा, आप उसको ओपन करके, उस मॉड्यूल को ओपन करके अपना टॉपिक जो है वो क्लियर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रही हूँ कि आपने एक DLD का फंक्शन बना लिया, उसमें DLD के जितने टॉपिक थे वो रख लिए। एक आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का फंक्शन बना लिया, उसमें जितने टॉपिक थे वो सारे स्टोर कर दिए। एक मैथ का फंक्शन बना लिया, उसमें मैथ के जितने टॉपिक थे वो कर लिए। अब बात हम कर रहे थे पहले एडवांटेज की कि ईजियर टू कोड है। अब ज़ाहिर है जब हमें पता हो कि इस एक पर्टिकुलर फंक्शन में क्या करना है, तो कोडिंग करना समहाउ आसान हो जाती है। यानी आप अगर आप जब DLD के फंक्शन की बात कर रहे हो, तो आप सिंपली DLD के टॉपिक को डिस्कस करोगे और आप ये कहोगे कि मैं यहाँ पर DLD के टॉपिक जो है सारे इनपुट कर देती हूँ और उन सबको डिस्प्ले कर देती हूँ, ताकि यूज़र को जब जब ज़रूरत पड़े वो उनको रख ले। इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाले टॉपिक पे काम कर रहे होगे तो आपको पिछले वाले फंक्शन की, यानी DLD वाले फंक्शन में क्या किया था, कैसे किया, तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिंपली इस एक मॉड्यूल पे फोकस करोगे। जब आप मैथ वाले मॉड्यूल पे काम कर रहे होगे तो आप मैथ के सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस करोगे, आप बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ोगे, तो कोडिंग करना आसान हो जाता है। दूसरा एडवांटेज यह है कि ईजियर टू मॉडिफाई। अब इसमें मॉडिफाई का मतलब होता है तब्दीली करना। तो अगर हम इस अपने मॉड्यूल्स में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इस एक स्पेसिफिक मॉड्यूल का क्या काम है और इसमें हमें क्या क्या चेंजिंग्स करने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ टॉपिक जो है वो ऐड करना चाहते हो या कुछ यहाँ से डिलीट करना चाहते हो, तो आप सिंपली उस एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी को देखते हुए जो भी ऐड करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसको मेंटेन करना आसान होता है, क्योंकि अगर तो फॉर एग्जांपल हम ये फंक्शन नहीं बनाते हैं तो लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर DLD के मल्टीपल टॉपिक्स हैं, आप कह लो उसमें आपने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, उसमें आपने कोड्स पढ़े हैं, उसमें आपने लॉज पढ़े हैं, ओके, उसमें आपने SOP और POS फॉर्म्स पढ़ी हैं एंड सो ऑन। इसी तरह आगे प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि आपने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिर आपने आगे कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिर आपने रेपिटेशन स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिर अरेज पढ़ी हैं। तो इस तरह अगर हम ये फंक्शन के बगैर काम करते हैं ना, तो हमारी फॉर एग्जांपल है कि आप फिलहाल समझ लो ये हमारी कोडिंग है, हमने कोड किया हुआ है, ये सारी क्या है, हमारी कोडिंग की लाइंस हैं। तो ये लाइंस जो है ना बड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे वो देख के बंदा खुद परेशान हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है और ये किस जगह पर कौन सा काम हो रहा है। यही अगर हम फंक्शन बना दें तो जैसे ये स्टेटमेंट हमें नज़र आती है ना, हमें पता लग जाता है अच्छा इस जगह पर ये काम हुआ है, इस जगह पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का काम हुआ है, इस जगह पर मैथ का काम हुआ है। अगर आप फंक्शन नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे, तो समहाउ आपको ढूंढना पड़ेगा कि इतनी लाइंस लगी हुई हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस अगर आपने लिख ली हैं कोड में, तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने किस जगह पर कौन सा काम किया हुआ है। ओके, तो इसलिए अगर हम फंक्शन बना लेते हैं तो उनको मेंटेन करना आसान होता है।
फोर्थ जो बेनिफिट है वो है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना या बार बार इस्तेमाल करना। तो जिस तरह एग्जांपल दी कि एक दफ़ा डीएलडी का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का मैथ का फंक्शन बना के रख दिया, जब जब आपको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आएगी आप तब तक उनको निकाल के पढ़ सकते हो या देख सकते हो। जिस तरह आप यूट्यूब पे करते भी हो कि आपको जब भी किसी टॉपिक की प्रॉब्लम आती है आप उस टॉपिक को निकालते हो और उसको देख लेते हो। तो ऐसा नहीं होता कि एक टीचर जो है वो आपको हर दफ़ा दोबारा से पढ़ा रहा है टॉपिक। इस तरह लेस प्रोग्रामिंग टाइम है, ठीक है, क्योंकि बार बार हमें काम नहीं करना पड़ रहा, तो हमें प्रोग्रामिंग में जो टाइम है वो भी हमें कम से कम लग रहा है। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसमें हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन आते हैं और बिल्ट इन फंक्शन आते हैं। अभी इनको हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड, यानी बिल्ट इन फंक्शन तो वो होंगे ना जो पहले से ही लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। अब जैसे कि वाइड मेन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, वो उसको हमने खुद नहीं बनाया, वो सी लैंग्वेज ने हमें बनाया दिया है, हम सिंपली उसको यूज़ करते हैं और उसका जो भी काम है वो हमें करवा कर दे देता है। इसी तरह अगर आप सी लैंग्वेज में देखो वहाँ पर आप प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हो डिस्प्ले करवाने के लिए, स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हो आप इनपुट करने के लिए। तो ये वो, ठीक है, ये वो फंक्शन हैं जो पहले से ही लैंग्वेज ने बना के रखे हुए हैं। तो ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। अब इनका स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, पर्पज़ यानी ये जो है आउटपुट के लिए है, ये इनपुट के लिए है। मेन फंक्शन जो है वो प्रोग्राम रन करने के लिए होता है, यानी एक्चुअल जो रनिंग होती है प्रोग्राम की वो मेन फंक्शन में होती है। तो इनका जो पर्पज़ लैंग्वेज ने डिफ़ाइन कर दिया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को हम अब बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि और कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन जो हैं वो हमारे पास लैंग्वेज में मौजूद हैं। ओके, ये बिल्ट इन फंक्शंस की बात करें तो बिल्ट इन फंक्शन जो है वो ये होता है कि डिफरेंट हेडर फाइल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अभी फ़िलहाल जो मैं फंक्शन डिस्कस करने जा रही हूँ वो conio.h हेडर फाइल के डिस्कस करने लगी हैं। आपको पता है कि आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो अक्सर ऊपर अपने हेडर फाइल में हैश इंक्लूड conio.h भी लिखते हो, और उसका एक जो फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, वो आप सबको पता है कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर conio.h हेडर फाइल का एक और फंक्शन होता है क्लियर EOL, इसका मतलब होता है क्लियर एंड ऑफ लाइन। अब ये फंक्शन वर्क किस तरह करता है, फॉर एग्जांपल आपने वाइड मेन में एक स्टेटमेंट लिखी है हेलो क्लास, ओके, हेलो क्लास जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा। ये फंक्शन काम किस तरह करता है क्लियर एंड ऑफ लाइन, आप जिस लाइन पर मौजूद हैं करंटली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने हेलो क्लास लिखा है तो मैं इस वक्त इस लाइन पे मौजूद हूँ। तो ये क्या करता है, जिस लाइन पे आप मौजूद हो उस लाइन पे कर्सर जिस जगह पर होता है ना, ये फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर है, कर्सर किसको कहते हैं जहाँ से हम आगे टाइप करना शुरू करते हैं, ये ब्लिंक कर रहा होता है। तो जिस जगह पर आपका कर्सर मौजूद है ना, वहाँ से लेके एंड ऑफ लाइन तक सारा जो भी डाटा आपने लिखा होता है ना वो रिमूव कर देता है, वहाँ मतलब क्लियर कर देता है एंड ऑफ लाइन तक। जिस जगह पर कर्सर मौजूद है वहाँ से लेकर लाइन के एंड तक सारा डाटा क्लियर कर देता है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हुई है सी आउट हेलो क्लास, हेलो क्लास प्रिंट हुआ। उसके बाद आगे क्या लगा हुआ है, \r। \r आपको पता है एक एस्केप करैक्टर है जिसका मतलब होता है कैरियज रिटर्न। ये कैरियज रिटर्न क्या करता है, जब जब ये आता है ये आपको जिस लाइन पे आप मौजूद हो उसके स्टार्टिंग पे ले जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही हेलो क्लास प्रिंट हुआ तो कर्सर यहाँ पे आया, उसके बाद आगे आया कैरियज रिटर्न। कैरियज रिटर्न क्या करता है, कर्सर को दोबारा से उसी लाइन के शुरू पर ले जाता है। तो मेरा जो कर्सर यहाँ पर था वो आ गया यहाँ पर, ओके। अब मेरा कर्सर दोबारा यहाँ से ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद फंक्शन यूज़ हुआ है क्लियर एंड ऑफ लाइन। अब क्लियर एंड ऑफ लाइन का मैंने आपको बताया
कि जिस जगह पर कर्सर होता है वहाँ से लेके एंड ऑफ लाइन तक सारा कुछ रिमूव कर देता है। ओके, अब कर्सर इस जगह पर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लाइन है अगर, तो ये हेलो वर्ड को, हेलो क्लास को रिमूव कर देगा, यानी एंड ऑफ लाइन तक सारा डाटा इसने रिमूव कर दिया। उसके बाद ये स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद आए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है सी आउट में, सेकेंड सेमेस्टर, तो सेकेंड सेमेस्टर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि हेलो क्लास हमारा कभी हमें डिस्प्ले होगा ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें तो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें एंड पर फाइनल आउटपुट मिलता है, हेलो क्लास प्रिंट होगा, आगे वो क्लियर एंड ऑफ लाइन होगा, वो उसको रिमूव कर देगा और फाइनली हमें सेकेंड सेमेस्टर जो है वो रिज़ल्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ इसकी क्लियर एंड ऑफ लाइन फंक्शन की वर्किंग होती है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन सारे फंक्शंस को ना रन करके देख लीजिएगा ताकि ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएं। उसके बाद फंक्शन होता है गेट सी एच और गेट सी एच ई। इन दोनों फंक्शन का भी आपको पता है, इसका मतलब होता है गेट करैक्टर, उसका मतलब होता है गेट करैक्टर इको, ई का मतलब होता है इको। इन दोनों का काम एक ही होता है। ये आपको पता है कि जब आपको आउटपुट डिस्प्ले होता है, फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोग्राम, एक तो स्क्रीन वो होती है जिस स्क्रीन पर आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हो और दूसरी स्क्रीन वो होती है जहाँ पर आपको अपना आउटपुट डिस्प्ले होता है, उसको हम कंसोल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ओके, तो जब आप इस वाली स्क्रीन पर आते हो, यानी ब्लैक वाली स्क्रीन जहाँ पर आपको आउटपुट डिस्प्ले होता है, तो उसके बाद आप अगर दोबारा से अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन पर जाते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करते हो तो आप दोबारा से यहाँ पर चले जाते हो। एक्चुअली वो काम जो है वो ये दोनों फंक्शन करते हैं, गेट सी एच और गेट सी एच ई। गेट सी एच का मतलब होता है गेट करैक्टर और गेट करैक्टर इको। अब क्या होता है कि जब आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पर मौजूद होते हो तो जैसे ही आप एक करैक्टर प्रेस करते हो, एक बटन प्रेस करते हो कीबोर्ड से, तो वो इस वाले फंक्शन के अंदर जाता है और ये फंक्शन जो है वो आपको दोबारा से प्रीवियस स्क्रीन पर ले जाता है। अब ये वाला फंक्शन जो है, आपने जो कीबोर्ड से बटन प्रेस किया था उसको डिस्प्ले नहीं करता, ये वाला फंक्शन जो है पहले उसको डिस्प्ले करता है फिर आपको प्रीवियस स्क्रीन पर लेके जाता है। बस इतना सा दोनों में फ़र्क है। उसके बाद conio.h हेडर फाइल का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है KB हिट। KB हिट का मतलब है कीबोर्ड हिट, ठीक है। अब कीबोर्ड हिट का मतलब ये है कि आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया है या नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल इस तरह कीज़ में नहीं होती हैं, तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो एक्चुअली हम उस की को हिट कर रहे होते हैं। तो ये फंक्शन, इसका मतलब क्या है, कीबोर्ड हिट है, यानी आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया है कि नहीं किया है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसमें वाइड मेन के अंदर मैंने वाइल लूप लगाया है और उसके अंदर कंडीशन लगाई है, फंक्शन लिखा है मैंने उसके अंदर KB हिट, ओके, और साथ में लगा दिया नॉट, यानी जब तक आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करते तब तक हेलो क्लास जो है वो प्रिंट होता रहेगा। अब क्या होगा, बार बार हेलो क्लास जो है वो प्रिंट होता जाएगा अनटिल आप अपने कीबोर्ड से कोई सा भी बटन, इसमें कोई उन्होंने स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर बटन प्रेस करना है, आप कोई सा भी बटन अगर प्रेस करते हो तो वहीं पे हेलो क्लास होना जो है वो, प्रिंट होना जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, इस तरह ये कीबोर्ड हिट जो है वो वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है गो टू XY फंक्शन। अब ये गो टू XY फंक्शन का काम क्या है ये हम देख लेते हैं। गो टू XY फंक्शन, देखो ये आपको गो टू क्या कह रहा है, गो टू यानी कि जाओ, कहाँ पर जाओ, XY। अब यहाँ पर X क्या है, X एक्सिस, और Y क्या है, Y एक्सिस, ठीक है। इस तरह हम कुछ मैथ में पढ़ते होते हैं, यहाँ पर हमारे पास X एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारे पास Y एक्सिस होता है, यानी कि आपकी जो आउटपुट वाली स्क्रीन है, ओके, वहाँ पर
ये फंक्शन अगर आप अपना आउटपुट किसी स्पेसिफिक एरिया में डिस्प्ले करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इस जगह पर डिस्प्ले करना चाहते हो, या आप यहाँ नहीं करना चाहते, यहाँ पर करना चाहते हो, या यहाँ पर करना चाहते हो, यहाँ पर करना चाहते हो, जहाँ पर आप अपना आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, गो टू XY फंक्शन यूज़ करके उसके अंदर क्या करते हो, ये वैल्यूज़ देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ फ़िलहाल क्या दी हैं, 0 0 दी हैं। तो जब 0 0 दी हैं फंक्शन, तो हमारे यहाँ पर मैंने सी आउट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्लास, तो 0 0 जब वैल्यू होगी तो यहाँ पर क्लास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर आप वैल्यूज़ चेंज करते हो तो हो सकता है स्क्रीन के किसी और एरिया में, जहाँ पर भी हो, एक्स एक्सिस और वो लेगा उस स्क्रीन का, आपके आउटपुट स्क्रीन का एक्स एक्सिस लेगा, वाई एक्सिस लेगा और उसके अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक एरिया में आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। आप इस फंक्शन को भी रन करके देखिएगा, यहाँ पर अपने वैल्यूज़ बार बार चेंज करके देखिएगा, 0 और यहाँ पर मैंने 0 और 50 फिलहाल अब लिख दिया है, तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे के तो देखिएगा कि आउटपुट किस तरह हमारा चेंज होता है। ओके, पहले हमने जो बिल्ट इन फंक्शन देखे हैं वो हमने कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के देखे थे। अब हम जो फंक्शन देखने लगे हैं वो मैथ हेडर फाइल के देखने लगे हैं। यानी अगर आप मैथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपको ऊपर हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी, और हेडर फाइल आपको पता है किस तरह ऐड करते हैं। आप लिखते हो #include, आगे जो आपकी हेडर फाइल का नाम होता है वो आप नाम लिख देते हो। तो सॉरी, यहाँ पे कैपिटल M लिख दिया, ये स्मॉल m आएगा। ओके, तो अगर आपने मैथ का कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो आपको ये हेडर फाइल जो है इस तरह ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो है ABS। ओके, ABS फंक्शन क्या करता है, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, कि किसी भी इंटीजर की अब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन है FABS, ये क्या करता है, अगर आपने कोई फ्लोट वैल्यू ली है तो उसकी अब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम देख लेते हैं पहले तो इंटीजर क्या है। आपको पता है हमारे पास ये, चलो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वैल्यू ली है जिसमें मैंने क्या स्टोर किया है, -5, और एक फ़्लोट वैल्यू ली है। और फ्लोट आपको पता है इशारिये वाली वैल्यू को कहते हैं। फ्लोट में हमने 3.2 लिया है। अब अगर मैंने -5 और -3.2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, अगर तो मैंने इंटीजर की फाइंड करनी है यानी अशारिया के बगैर वाली, तो मैं ABS फंक्शन यूज़ करूँगी। अगर मैंने अशारिया वाली वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए FABS यूज़ करूँगी। तो एक्चुअली ये करते क्या हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी रिटर्न कर देते हैं। यानी अगर आपने नेगेटिव वैल्यू दी है तो उसकी पॉजिटिव आपको रिटर्न करेंगे, उस चीज़ को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी है सी आउट में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n इज़ n के जो मतलब इस तरह कुछ हमारे पास रिजल्ट आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n क्या है हमारे पास, -5, n इज़, तो यहाँ पर n में हमारे पास क्या है, -5। आगे हमने कॉल किया है फंक्शन को, यानी फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में मैंने n लिखा हुआ है। n में क्या है, अब ये कुछ इस तरह होगा, यहाँ पर n की जगह पर n की वैल्यू स्टोर होगी। तो जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो ये हमें रिज़ल्ट क्या देगा, +5 देगा। इसी तरह अगर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f इज़, यानी f वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, f में हमारे पास क्या स्टोर है, -3.2, तो फंक्शन हमारा क्या है, FABS, यानी f एब्सोल्यूट, यहाँ पर f की जगह पर क्या आ जाएगा, -3.2, तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा +3.2। यानी सिंपल सा इसका काम है, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करके आपको आंसर प्रोवाइड करता है। अगर आप ये कहो कि हम वैल्यू ही पॉजिटिव स्टोर करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू ही पॉजिटिव स्टोर करूँ, तो फिर इसका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, इसको ये नहीं करना है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करेगा, नहीं। अगर आपने माइनस के बगैर वैल्यू स्टोर की हुई है तो उसका आंसर वही वैल्यू खुद से आ जाएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर आपने माइनस वाली वैल्यू स्टोर की है वेरिएबल में, तो जब आप उस पर वो फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो उसका पॉजिटिव में आंसर देगा। सिंपली ये इतना सा काम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने वाले दोनों फंक्शंस का।
उसके बाद अगर आप देख लें तो यहाँ पर कुछ फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कॉस का फंक्शन है, टेन, साइन, लॉग 10 फंक्शन है। तो जब भी हम इन फंक्शंस को कॉल करते हैं तो वो ये सारे साइंटिफिक आपको पता है फार्मूलाज हैं, तो जो भी उसकी वैल्यूज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 90 की वैल्यू फाइंड करनी है कि मतलब 90 का कॉज लेना है कि उसकी क्या वैल्यू आएगी, तो आप क्या लिखोगे, कॉज लिखोगे और अंदर क्या लिखोगे, मतलब हम इस तरह लिखेंगे ना, x = 90, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, कॉज x लिख दोगे। तो 90 का कॉज लेने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। सेम इन सब के लिए आपने जिस भी वैल्यू का साइन फाइंड करना है, टैन फाइंड करना है, आप सिंपली एक वेरिएबल लोगे, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाओगे और फंक्शन का नाम यूज़ करके आप ब्रैकेट में उसका वेरिएबल लिख दो, वो उसको आपको कॉस, साइन, टैन जो फाइंड करके दे देगा। ये सारे साइंटिफिक फंक्शन हैं, कुछ इस तरह काम करते हैं, तो इनको फ़िलहाल मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद है हमारे पास ये एक फंक्शन है सील और ये है फ्लोर फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों फंक्शन जो है वो किस तरह काम करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हम सम टाइम कोई अशारिया वाली वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने x = 4.5 लिखा, ओके, और आपने सील फंक्शन जो है वो अप्लाई किया, ओके, और इसके अंदर हमने लिख दिया x। इसी तरह मैं यहाँ पर भी वही काम करने लगी हूँ और यहाँ पर मैंने फ्लोर फंक्शन लिया और उसके अंदर भी लिख दिया x। अब इन दोनों फंक्शंस का ना थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप ना इस तरह याद रख सकते हो, जैसे सीलिंग होती है, सीलिंग हम कहाँ पर करवाते हैं, या सील हम एक्चुअली किसको कहते हैं, छत को कहते हैं, ठीक है, और फ्लोर किसको कहते हैं, हम फर्श को कहते हैं। तो जब हम सील फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यानी छत की तरफ, यानी ऊपर करना, इंक्रीज़ करना 4.5, एक्चुअली हमने क्या करना है, इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंड ऑफ करने का मतलब आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है हम अशारिया ख़त्म करके एक वैल्यू लेके आएँ, यानी अगर ये अशारिया वाली वैल्यू है तो हम उसको इंटीजर में ले आएँ, ठीक है। जैसे अक्सर आपको जब टीचर्स मार्क्स देते हैं तो अगर आपके मार्क्स 40.5 आए हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ करके 46 कर देते हैं, या कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो राउंड ऑफ करके 45 कर देते हैं, ओके। यानी यहाँ तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो एक नंबर बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक मतलब उस नंबर पे, ये वाली वैल्यू पे रहते हैं, आपका नंबर बढ़ाते नहीं हैं। अब अगर आपका सील फंक्शन है तो सील आपने याद रखना है छत पे होता है, यानी छत ऊपर होता है, यानी कि आपने वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, आपने राउंड ऑफ जब करना है तो आपने उसको इंक्रीज़ करना है। जैसे मेरे पास वैल्यू क्या है 4.5, अगर मैं इस पर सील फंक्शन अप्लाई करूँगी तो मैंने 4 को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, 1 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट क्या करना है, उसको इंक्रीज़ करना है। तो 4.5 को जब मैं सील करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। इसी तरह अगर मैंने यहाँ फ्लोर वाले फंक्शन में भी वैल्यू 4.5 लिखी है, तो फ्लोर क्या होता है, फर्श को कहते हैं, यानी नीचे की तरफ कहते हैं। तो अब आपने एक वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी, बल्कि इस वाली वैल्यू को आपने आंसर में लिख देना है। बस ये दोनों में फ़र्क होता है, फ्लोर में और सील वाले फंक्शन में। फ्लोर फंक्शन क्या कहता है, जो अशारिया से पहले वाली वैल्यू होती है ना, आपको वो वाला आंसर देता है, यानी राउंड ऑफ करने के बाद मतलब 0.5 ख़त्म कर देते हैं। और सील फंक्शन जो होता है वो ये क्या करता है कि अशारिया के बाद वाली जो वैल्यू होती है, एक तरह से आप कह लो, आपको वो रिटर्न करता है, यानी 1 पॉइंट ये इंक्रीज़ करेगा और ये पॉइंट इंक्रीज़ नहीं करेगा। ये सिंपली सा दोनों का काम होता है। होप सो आपको इन फंक्शंस की भी समझ आ गई हो। उसके बाद हमारे पास मैथ का एक फंक्शन होता है जिसको हम POW यानी कि पावर के लिए यूज़ करते हैं, ओके। ये आपने एक्सेल में भी कुछ बच्चों ने जब प्रैक्टिकल किए थे तो वहाँ पर भी अप्लाई करके देखा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर पावर अब किस तरह फाइंड करनी है, एक्चुअली फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2 लेते हैं वेरिएबल। ये क्या है, फंक्शन का नाम मैं लिख रही हूँ। जब आगे मैं वर्किंग करती हूँ तो एक्चुअली जो उसके काम करने का तरीकाकार होता है, यहाँ पर उसको कुछ वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं, ओके। यहाँ पर हमने लिखा x और y, 2 हमने वेरिएबल ले लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास x में है 3 और y में है
2। तो अब ये क्या हो जाएगा, पावर x में क्या स्टोर हो जाएगा 3 और y में क्या स्टोर हो जाएगा 2। अब ये फंक्शन काम किस तरह करेगा, ये इस तरह करेगा, पहली वैल्यू x है 3 लिखा और दूसरी क्या है y, तो उसको क्या करेगा पहली वाली वैल्यू की पावर बना देगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो जब 3 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर x में क्या स्टोर करते हो 4 और यहाँ पर y में स्टोर करते हो 2, तो पहली वैल्यू है हमारे पास 4, दूसरी वैल्यू उसका स्क्वायर बन जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो ये पावर का फंक्शन कुछ इस तरह काम करता है। उसके बाद हमारे पास मैथ में एक फंक्शन आ जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करना है कि आपने जिस भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर x में स्टोर कर दिया है 25, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ब्रैकेट में x लिखूँगी और x में क्या है 25 स्टोर है, तो 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 5। तो ये कुछ हमारे पास मैथ के फंक्शन थे जो हमने यूज़ किए हैं, डिस्कस किए हैं। होप सो आपको इन सब की भी समझ आ गई होगी। ओके, लास्ट पे अब हम देख लेते हैं stdio.h हेडर फाइल के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास पहला फंक्शन होता है वो है गेट करैक्टर, ठीक है, गेट कैर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फुल फॉर्म क्या होती है गेट करैक्टर। अब ये क्या करता है, एक सिंगल करैक्टर जो है वो इनपुट करता है, सिंगल करैक्टर। यहाँ आप ये कह सकते हो इसके वर्किंग सेम वैसे की होती है जैसे कि हमारे पास गेट ch फंक्शन की होती है, बिल्कुल ये उसी तरह काम करता है कि मतलब एक करैक्टर लेगा और उसको आप जैसे वो गेट ch फंक्शन जब कॉल होता है यूज़ होता है, अगर आपने उसको किया हुआ तो आप प्रीवियस स्क्रीन पर ले जाते हो, आप कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करते हो और आप अपनी आउटपुट स्क्रीन से कोडिंग वाली स्क्रीन पर दोबारा चले जाते हो। उसके बाद है पुट करैक्टर, इस फंक्शन की फुल फॉर्म क्या होती है पुट करैक्टर। ये क्या करता है, एक सिंगल करैक्टर, ये भी सिंगल गेट करैक्टर फंक्शन भी सिंगल करैक्टर लेता है और पुट करैक्टर फंक्शन भी सिंगल करैक्टर। ये क्या करता है, सिंगल करैक्टर को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है और ये क्या करता है, सिंगल करैक्टर को इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। अब जिनको करैक्टर का नहीं पता या भूल गए हैं उनको दोबारा से बता देती हूँ कि करैक्टर क्या होते हैं। करैक्टर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो जैसे कि अब सिंगल, जब एक लफ्ज़ की बात करें, अब पता है आपको जब हम करैक्टर डिस्प्ले करते हैं तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, इस तरह सिंगल कोट लगा देते हैं, इस तरह अगर हम डिजिट लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह हम कुछ उसके ऊपर अगर सिंगल कोट लगाएंगे तो वो करैक्टर होगा। इस तरह सिंबल होती है हमारे पास, ये @ सिंबल है, उसके बाद ये हम क्या लेंगे डॉलर सिंबल है। अगर हम इनके ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क लगा देंगे तो ये करैक्टर कंसिडर होंगे, और अगर हम नहीं लगाएंगे फॉर एग्जांपल ए, तो फिर हो सकता है ये एक वेरिएबल हो और 1 क्या है वो सकता है एक वैल्यू हो, लेकिन जब उनके ऊपर हम सिंगल कोटेशन मार्क लगा देते हैं तो फिर वो करैक्टर होते हैं। तो ये जो गेट करैक्टर और पुट करैक्टर फंक्शन है ये सिंगल करैक्टर को इनपुट करने के लिए और उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, ये जो काम मैंने किया हुआ है ये एक्चुअली वाइड मेन में करना होता है। ओके, मैंने यहाँ पर एक करैक्टर जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, तो करैक्टर वेरिएबल को आपको पता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप पहले डाटा टाइप लिखते हो। अब मैं चूँकि करैक्टर वेरिएबल लेने लगी हूँ तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, कैर होगी। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। सी आउट में मैंने लिखा हुआ है एंटर अ करैक्टर, कि करैक्टर इनपुट करो, और सीन की मदद से मैंने क्या किया है, उस करैक्टर को इनपुट किया है। अब फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो यहाँ पर स्टैरिक इनपुट करता है, तो उसके बाद क्या है, अगली स्टेटमेंट में क्या मैंने यूज़ किया है, फंक्शन यूज़ किया है पुट करैक्टर, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है, ch लिखा हुआ है, यानी वो वेरिएबल, यानी उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर स्टार इनपुट करूँगी इस वाले स्टेटमेंट से तो ये एक सिंगल करैक्टर को डिस्प्ले कर देगी। अब मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप 2 स्टार करते हो तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल करैक्टर के साथ वर्क करते हैं। हाँ, हो सकता है
कि कोई एडवांस लेवल के कंपाइलर हों वो एक से ज़्यादा करैक्टर जो हैं वो डिस्प्ले करवाते हों, लेकिन मेनली ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, इनका जो पर्पस डिफाइन होता है ये बस उसी के लिए काम करते हैं। तो ये सिंगल करैक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद आ जाते हैं stdio.h हेडर फाइल के फंक्शन गेट एस एंड पुट एस। इनका मतलब क्या होता है, गेट स्ट्रिंग एंड पुट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का बता देती हूँ आपको। स्ट्रिंग क्या होती है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, इसमें पूरा का पूरा सेंटेंस आ सकता है, यानी आप पूरा जुमला लिख सकते हो, आप पूरा वर्ड लिख सकते हो। करैक्टर में तो आप सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, एक लफ्ज़ लिखना है, मतलब एक लेटर लिखना है। चाहे तो आप ए लिखो, चाहे तो आप 1 लिखो, चाहे तो आप एक सिंबल लगाओ, वो सिंपल एक ही होगा। एक अगर ए लिखा है तो बस यही आएगा। जबकि हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हेलो क्लास, अब ये क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर है, यानी एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। तो ये क्या, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ हेलो सेकंड क्लास और आगे मैं सिंबल लगा दूँ, तो अब ये भी क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है। इसमें अल्फ़ाबेट भी आ गए हैं, इसमें डिजिट्स भी आ गए हैं और इसमें सिंबल भी आ गई है। तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स को क्या कहेंगे, हम स्ट्रिंग बोलेंगे। तो ये जो गेट एस फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए यूज़ होता है, और पुट एस फंक्शन जो है वो उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। अब ये है कि हम ये काम जो है सी आउट सी इन की मदद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम अभी तक वैसे ही करते आ रहे हैं। ये तो बस हमने वैसे पढ़ना है कि और कौन सा तरीका है काम करने का। ओके, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाह रही हूँ। और वो स्ट्रिंग में क्या डिस्प्ले करना चाह रही हूँ, मैं एक बुक का नेम डिस्प्ले करना चाह रही हूँ। ओके, अब अगर मैंने बुक का नाम डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने करैक्टर डाटा टाइप ली है। ओके, अब आप कहोगे कि करैक्टर में तो सिंपल एक करैक्टर आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है, वो बात भी ठीक है। लेकिन उस सूरत में हम क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और अगर हमने अपनी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी हो, यानी पूरा एक सेंटेंस या वर्ड डिस्प्ले करना हो, फिर हम क्या करते हैं, करैक्टर डाटा टाइप लिखते हैं। आगे हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH मैंने वेरिएबल का नाम रखा। और आगे हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपने जिन्होंने अरे वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था उनको पता होगा कि अरे भी कुछ इस तरह डिक्लेयर होती है कि अरे का डाटा टाइप लिखते हैं, अरे का नाम लिखते हैं और यहाँ पर शायद लिखते हैं। अब अगर स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो डाटा टाइप लिखेंगे, यहाँ पर करैक्टर ही लोगे, आप इंट या फ्लोट नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लफ्ज़ आपने डिस्प्ले करना है, अब ये इंट में तो नहीं स्टोर हो सकता ना, वो तो इंटीजर वैल्यू के लिए काम करता है, ये फ्लोट में भी नहीं स्टोर हो सकता, ये करैक्टर में ही स्टोर होगा। करैक्टर डाटा टाइप ली, आगे आपने वेरिएबल का नाम लिया जिस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो। और यहाँ पर आपने क्या करना है, साइज़ अपना स्पेसिफाई करना है, यानी आप कोशिश करें कि मैक्सिमम साइज़ बता दें। मैक्सिमम साइज़ से क्या मुराद है कि यानी इतने अल्फ़ाबेट मेरे उस लफ्ज़ के अंदर आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने जो काम कर रहे हैं हम, वो मैं एक बुक बुक का नाम डिस्प्ले करना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने डाटा टाइप क्या ली, करैक्टर, वेरिएबल का नाम क्या लिया, बुक, और ब्रैकेट में क्या लिखा, 50 साइज़ रख दिया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मैं जो बुक का नाम लिखने जा रही हूँ उसमें 50 अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं। अब अगर उससे कम आएंगे तो बेहतर है, ठीक हो जाएगा, बाकी कि आपकी साइज़ जो है वो बच जाएगा। लेकिन अगर आपकी बुक का नाम बहुत बड़ा है और उसमें 50 से ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम करेगा। खैर फ़िलहाल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिस्प्ले करना चाह रही हूँ होली कुरान, ये मैं बुक का नाम डिस्प्ले करना जा रही हूँ। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें। ओके, तो मैंने मैक्सिमम साइज़ बता दिया क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि इनपुट करने लगे हैं ना, तो हो सकता है कोई एक बंदा आके होली कुरान डिस्प्ले एंटर करे, कोई दूसरा आके कुछ और एंटर करे, तीसरा आके कुछ और एंटर करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
एक हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर में बुक है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ओके, अब देखो इसमें जो है ना अल्फ़ाबेट ज़्यादा हैं, तो हम इसलिए हमने साइज जो है वो ज़्यादा रख दिया कि अगर एक यूज़र आके किसी एक बुक का नाम रखता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको साइज मिल जाए, बाकी आता है तो कोई दूसरा वो बड़ा नाम एंटर करता है तो फिर अल्फ़ाबेट जो है वो ज़रा मैक्सिमम होने चाहिए। ओके, सी आउट एंटर योर बुक, आप जो बुक एंटर करें। अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर सकते थे सी इन बुक, कुछ इस तरह काम करते थे, ये भी ठीक है। और अगर हम फंक्शन की मदद से करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, गेट एस यानी गेट स्ट्रिंग। गेट का मतलब क्या होता है, हासिल करना, लेना। ओके, तो गेट स्ट्रिंग और आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए बुक, यानी बुक का नाम लो या एंटर करो। अब यहाँ पर क्या होगा, यूज़र क्या करेगा, होली कुरान वो एंटर करेगा। उसके बाद हमने दोबारा से सी आउट स्टेटमेंट में लिखा बुक इज़, यहाँ आप कह सकते हैं कि आपने जो बुक का नाम एंटर किया है वो ये है। उसके बाद है पुट एस फंक्शन। पुट एस फंक्शन ये फंक्शन क्या करेगा, इनपुट करेगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपने इस वाले वेरिएबल में एंटर किया है उसको अब इस स्टेटमेंट से डिस्प्ले करा देगा। तो फाइनली हमें स्क्रीन पर होली कुरान जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये सारे कुछ जो है वो बिल्ट इन फंक्शन थे। होप्स हो आपको इन सबकी समझ आ गई हो। आप इन सबको बारी बारी रन करके देखिएगा, जब रन करके देखेंगे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।